अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हनान। और आज जो हम एक सीरीज़ शुरू करने लगे हैं उसका ताल्लुक है बायोस्टैट्स से। तो बायोस्टैट्स हमने क्यों शुरू करनी है, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि हम मेडिकल स्टूल में जैसे होते हैं तो उसके अंदर हमारी बड़ी कोशिश होती है कि हम क्लिनिकल साइंसेज में बड़े अच्छे हो जाएं, फोकस भी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही स्टैटिस्टिक्स आते हैं तो हम लोगों की जो बत्ती होती है वो थोड़ी सी गुल हो जाती है। तो इस सिचुएशन के अंदर जब हमारे से यूएसएमएल या प्लैब या एमआरसीपी या कोई भी जब एग्जाम लिया जाता है तो वो उन दे नो दैट we should they think that we should know some of the basics statistics or study types and biases and sensitivity specificity इस तरह की चीज़ें। लेकिन जब वो हमें नहीं आ रही होती हैं तो एक तो हमारा स्कोर भी अफेक्ट हो जाता है, और फर्दर जब हम रिसर्च करना चाहते हैं और इन चीज़ों की ना अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे से लूज हो जाती हैं। तो आई थिंक दैट दिस इज़ द सब्जेक्ट जिसको जितना मुझे आता है वो मैं आपको बता सकूं। हो सकता है कि बोलते बोलते कुछ स्लिप ऑफ द टंग हो जाए या मुझे कोई चीज़ आती ना हो और वो गलत हो जाए, तो उस सिचुएशन के अंदर मैं नीचे मुख्तलिफ टाइम स्टैम्प्स वाली जगह के ऊपर आपको बता दिया करूँगा कि ये मिस्टेक्स हो गए हैं, इसको करेक्ट कर लें। और बाकी ये है कि स्टार्ट करते हैं हम बायोस्टैट से। तो बायोस्टैट्स जो है बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की स्टडी है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं हम बायोलॉजिकल साइंसेस, स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च और इन सारी चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। तो दिस इज़ अ स्टैट हॉरर शो। इसके अंदर जो है थोड़ी खुश्की ज़्यादा होती है, और मैं इसमें जो सी भी एग्जांपल्स दूंगा वो हाइपोथेटिकल एग्जांपल होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रू स्टडीज हुई हुई हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी पे अगर हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन सिंपल से है कि हमने ऑब्जर्व किया है कि एनवायरनमेंट के अंदर कुछ एक्सपोजर्स हैं या कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसको जब कोई बंदा करता है तो उसके अंदर एक डिजीज आ जाती है। इस जो ऑब्जर्वेशंस हैं इसके अंदर फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज आ जाती हैं। हम उन स्टडीज को आज देखेंगे। सो जो हमारे पास सबसे जो में मोस्ट कॉमन स्टडी होती है उसको हम इस तरह समझ लेते हैं कि जैसे एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर एक ही पेशेंट है। वो मुख्तलिफ बल्कि एक पेशेंट है वो एक डिजीज के साथ आया हुआ है, दूसरा पेशेंट भी सिमिलर डिजीज के साथ आया हुआ है। इस तरह पांच पेशेंट्स हैं जो सिमिलर डिजीज के साथ हैं। अब आपने ऑब्जर्व किया है कि पेशेंट जो फर्स्ट पेशेंट है उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन हुई है वो कॉम्प्लिकेशन ए हुई है, और जो आगे पेशेंट्स हैं उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन डी हुई है, फिर एक पेशेंट में ई कॉम्प्लिकेशन होगी और आखिर में एक कॉम्प्लिकेशन हुई है डी। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि इन पेशेंट्स के अंदर कितने पेशेंट्स को एक कॉम्प्लिकेशन हुई है, तो उसके अंदर जो हमारी स्टडी होगी वो हमारी केस रिपोर्ट होगी कि एक सिंगल इंसिडेंस हुआ है एक केस का। सो इस चीज को हम केस रिपोर्ट के तौर पे ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं कि जो डी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं वो कितने पेशेंट्स के अंदर हुई हैं, तो उस केस के अंदर जो है सॉरी, तो जो डी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं अगर हम उन सारे पेशेंट्स को इकट्ठा कर देंगे तो ये हमारी एक केस सीरीज हो जाएगी कि ऑल द पेशेंट्स जिनके अंदर कॉम्प्लिकेशन डी हो रही थी तो वो सारे कंबाइन हो गए। तो उस सिचुएशन के अंदर हम उसको केस सीरीज कहेंगे। नेक्स्ट जो आता है एक हमारे पास पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट लोग हैं रहते हैं, कुछ सर्कल हैं, कुछ डॉट्स हैं, कुछ स्क्वेयर्स हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन के अंदर एट द मोमेंट कितने सर्कल्स हैं, और ये डिजीजेस भी हो सकती हैं। ये जो है ना कोई पैटर्न भी हो सकता है, कोई रिस्क फैक्टर भी हो सकता है। तो एट द टाइम अगर हम सोचें कि कितनी पॉपुलेशन को सर्कल डिजीज है, तो 23rd मई अगर हम सोचे 23rd मई को कितने लोगों को सर्कल डिजीज थी, तो वो हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर आ जाएगा कि हमने इस पूरी पॉपुलेशन का क्रॉस सेक्शन किया है और हमने ढूंढ लिया है कि थ्री जो लोग हैं वो सर्कल स्टडी में। तो ये हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी है जो कि हमारी एक बहुत ही आम या बेसिक स्टडी हम कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडी। नेक्स्ट हमारी स्टडी आ जाती है केस कंट्रोल। सो केस कंट्रोल स्टडी के अंदर आपने याद रखना है कि सिंपल इस तरह करके होता है कि हम ढूंढना चाहते हैं
कि जो लोग मोटे हैं वो या ओबीज हैं वो लोग कितना वो उन लोगों की कंजप्शन ऑफ बर्गर एसोसिएटेड है उनकी ओबेसिटी से। ठीक है। तो हम केस कंट्रोल में क्या करते हैं, हम अपनी पॉपुलेशन डिसाइड करते हैं और हम फिर उनसे पूछते हैं कि क्या उन वो बर्गर्स खाते हैं, उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी है या वो नहीं खाते। ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर जो हमारी स्टडी होगी वो हमारी केस कंट्रोल होगी। अब जो केस कंट्रोल स्टडी है वो बाकी दोनों जो मैंने पीछे डिस्क्राइब किए हैं स्टडी उनके अंदर से डिफरेंट है, क्योंकि इस स्टडी के अंदर हमने एक कंट्रोल ग्रुप भी लेना है। हमारे पास एक नॉर्मल पॉपुलेशन का जो कि उसी तरह का पॉपुलेशन हो, लेकिन मतलब उसमें ओबेसिटी वगैरह ना हो, तो उसके अंदर जो है हम चाहते हैं कि हम पूछें कि जो जो जिनका बीएमआई नॉर्मल था वो लोग बर्गर खाते थे कि नहीं खाते थे। तो फिर हमने क्या करना है, इस सिचुएशन के अंदर हमने दो ग्रुप्स लेने हैं। एक ग्रुप हमने लिया जो ओबीस हैं और एक हमने उनका काउंटर ग्रुप लिया जो कि मतलब बिल्कुल स्मार्ट लोग हैं या जिनका बीएमआई नॉर्मल रेंज में। अब दोनों से हमने पूछना है कि आपका बर्गर खाने की क्या एसोसिएशन है। ठीक है। और इसके अमूमन हमारे पास यही चांस होगा कि हम यही सोचते होंगे कि शायद जो पतले होंगे वो बर्गर खाते होंगे या जो मोटे होंगे वो ज्यादा बर्गर खाते होंगे या जो भी है। अब ये हम दोनों पेशेंट्स को या दोनों पॉपुलेशंस को हम स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि हमारे पास पहले एक पॉपुलेशन डिफाइन हमने कर ली है या हमने अपना इंटरेस्ट या हमने डिजीज ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन कर लिया है कि ये हमारी डिजीज है और हमने इसका रिस्क फैक्टर पूछना है कि बर्गर वो खाते थे कि नहीं खाते थे। अच्छा। अब जो जो पेशेंट तो ओबीज हो गए वो हमारे हो जाएंगे केस, और जो पेशेंट हमारे नॉर्मल बीएमआई के थे या जो हम नॉर्मल पॉपुलेशन ले रहे हैं वो हमारे हो जाएंगे कंट्रोल। और फिर हम दोनों से पूछेंगे कि आपकी बर्गर की कंजप्शन कितनी थी। सो हम लोग मूव कर रहे हैं फ्रॉम एक्स डिजीज टू एक्सपोयर। यानी कि हमने पेशेंट से पहले डिजीज का हमने डिफाइन अकॉर्डिंग टू डिजीज हमने डिफाइन कर लिया और उसके बाद फिर हम उनसे एक्सपोयर का पूछ रहे हैं। सो ये स्टडी को हम क्या कहते हैं, ये केस कंट्रोल। पहले हमने केसेस डिफाइन कर लिया, फिर हमने कंट्रोल्स डिफाइन कर लिया और उसके बाद हमने रिस्क फैक्टर सोचना है। तो केस कंट्रोल स्टडीज में आपने ये याद रखना है कि केस और कंट्रोल पहले आते हैं, तो केसेस भी और कंट्रोल्स भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केस से और फिर हम एक्सपोजर की तरफ जाते हैं। तो इसमें जोन सा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमने बायोस्टैटिक्स में इसमें हमने अ, जो केस कंट्रोल स्टडी हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स देती है, हम उसको ऑड रेशो कहते हैं। तो ऑड रेशो आगे चल के थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। अ, अब हमारे पास फर्ज करें एक पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन के अंदर जो टोटल पर्सन हैं जो ओबीज हैं वो 110 थे, और जो स्मार्ट थे वो हमारे पास, या नॉर्मल बीएमआई वाले पेशेंट थे वो हमारे पास 100 थे। अब हमने सारे ओबीज लोगों से पूछा कि आप लोग हमें बताएं कि आप में से कितने लोग बर्गर खाते थे और कितने नहीं। तो हमने एक टू बाई टू का टेबल बनाया। उस टू बाई टू के टेबल के अंदर जो है ना 100 लोगों ने ओबीज थे और वो बर्गर खाते थे, और जो 10 लोग बच गए वो लोग बर्गर नहीं खाते थे। ठीक है। लेकिन वो ओबीज थे, और जो स्मार्ट लोग थे या जिनका, बार बार मैं स्मार्ट कह रहा हूँ सॉरी, इसका मतलब यही है कि जिनका बीएमआई नॉर्मल था, बीएमआई जिनका नॉर्मल था, उस केस के अंदर 10 लोग जो है ना वो ऐसे थे कि जो बर्गर खाते थे लेकिन स्टिल वो स्मार्ट थे, और शुड आई से नॉर्मल बीएमआई। ओके। और जो नॉर्मल बीएमआई जिनका था वो 90 लोग वो थे जो कि बर्गर नहीं खाते थे। यानी कि हम केस और कंट्रोल से उसकी तरफ मूव कर रहे हैं एक्सपोजर की तरफ। ठीक है। तो ये हमारे पास केस कंट्रोल स्टडीज का आ गया कि हमने केसेस और कंट्रोल लिया और फिर हम एक्सपोजर का उनसे पूछते हैं। ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको शो करने के लिए बनाया है कि टेबल हम इस तरह करके बाद में बनाते हैं, हमें जब पता चल जाता है हमारी पॉपुलेशन तो फिर हम अपना टेबल बनाते हैं। ओके। तो ये हमारी अब नेक्स्ट है कि हमने ऑड रेशो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर जो हमारा सबसे पहला होता है, इस ये एक रेशो है। इस रेशो के अंदर ये है कि ओबीज लोगों का और जो नॉर्मल जिन लोगों का बीएमआई है
उनमें क्या रेशो थी। ठीक है। तो सबसे पहले हमने रखना है कि वो ओबीज लोग जो बर्गर खाते थे डिवाइडेड बाय वो ओबीज लोग जो कि बर्गर नहीं खाते थे। इन दोनों फैक्टर्स को हमने डिवाइड करना है उन लोगों से जो कि नॉर्मल बीएमआई था लेकिन वो बर्गर खाते थे, और जो नॉर्मल लोग थे, और उसको हम फिर डिवाइड कर देंगे फर्दर जो नॉर्मल लोग थे लेकिन वो बर्गर नहीं खाते थे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑड्स रेशो के अंदर जो है ना, हमने ऊपर डिजीज लोग या डिजीज या जिनके अंदर हम जो भी फैक्टर हम स्टडी कर रहे हैं वो लोगों को रखना है, और नीचे जो नॉन डिजीज या नॉर्मल लोग होंगे वो रखना है हमने। ठीक है। एक तो हमने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि ये बिटवीन रेशो है। तो ऊपर जो डिजीज रेशो है विद रिस्क फैक्टर एक्सपोजर वो हमने रखना है, और उसके नीचे हमने रखना है डिजीज विदाउट रिस्क फैक्टर एक्सपोजर। यानी कि जो भी ओबीज लोग होंगे वो टॉप पे आ जाएंगे। अब नीचे जो आएगा नॉर्मल, वो हमारा नॉर्मल बीएमआई वाले लोग आएंगे। जो आएगा कि नॉन डिजीज विद रिस्क फैक्टर, और उसके नीचे आएगा नॉन डिजीज विदाउट रिस्क फैक्टर। सो ये बेसिकली इस चीज की रेशो है कि जो जो डिजीज लोग हैं या ओबीज लोग हैं उनके अंदर कितनी रेशो थी कि बर्गर खाने की वजह से और ना बर्गर खाने की वजह से। यानी कि अगर फर्ज करें कि हमारे पास 100 लोग थे ओबीस। ठीक है। और उसमें से 10 बर्गर नहीं खाते थे और 90 बर्गर खाते थे, तो हमारा 90 ऊपर आएगा ये डिजीज विद रिस्क फैक्टर, और 10 हमारा नीचे आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास 100 लोग थे जो कि नॉर्मल बीएमआई के थे, वो नॉर्मल जो लोग थे उनमें से 10 लोग बर्गर खाते थे और 90 लोग नहीं खाते थे। तो जो लोग बर्गर खाते थे लेकिन वो नॉर्मल थे, वो ये इस पोजीशन पे आएगा, इन दोनों डिजीज वाले पोर्शन से नीचे आएगा। और जो नॉन डिजीज जो हमारे 90 रह जाएंगे वो फिर हमारे नॉर्मल बीएमआई के साथ विदाउट रिस्क फैक्टर आएंगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई नो, बस जस्ट हम लोगों की कोशिश है कि ये एक मुश्किल टॉपिक है, लेकिन ये है कि इसको आपने समझना है कि जब हमारे पास ऑड्स रेशो आएगी तो डिजीज की रेशो हम देख रहे हैं आपस में, और उसके बाद हम डिजीज और नॉन डिजीज की रेशो देख रहे हैं। यानी कि आप समझ लें कि ऊपर की पोर्शन में सिर्फ डिजीज आएगा और नीचे वाले पोर्शन में सिर्फ नॉर्मल लोग आएंगे, और फिर डिजीज की रेशो आपस में है और नॉन डिजीज की रेशो आपस में है। तो इसके अंदर हमने रेशो देखनी है कि जौन से लोग ओबीज हैं उनमें से कितने लोगों ने बर्गर खाया, कितने लोगों ने बर्गर नहीं खाया, और फिर हमने इसकी रेशो देखनी है उन लोगों के साथ जिन लोगों जो लोग पतले थे या नॉर्मल बीएमआई के साथ थे, उनमें से कितने लोग बर्गर खाते थे वर्सेस वो लोग जो बर्गर नहीं खाते थे। तो ये आपस में इनकी, सो इसके अंदर थोड़ा सा नेक्स्ट जो हमने पॉइंट क्लियर करना है वो यही है कि अगर आप ओबीज हो तो आप बर्गर खा रहे थे या बर्गर नहीं खा रहे थे, और फिर उस चीज की रेशो है अगर आप नॉर्मल बीएमआई थे आप बर्गर खा रहे थे या बर्गर नहीं खा रहे थे। इस चीज को आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। और सिंपल सी बात है कि हमारा चांस है कि हम बर्गर खाने से कितना चांस है कि हम ओबीज हो जाएंगे, और अगर हम बर्गर खाएंगे तो हमारे कितना चांस है कि हम नॉर्मल रहेंगे। सो अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो है कोहार्ट स्टडी। सो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज है एज कंपेयर टू केस कंट्रोल, लेकिन दोनों के अंदर कॉमन बात यह है कि इसके अंदर भी हमने कंट्रोल ग्रुप लेना है। ये जैसे हम केस सीरीज या केस रिपोर्ट कर रहे थे उस तरह नहीं है। और ये दोनों स्टडीज जो कोहार्ट और केस कंट्रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बहुत एमसीक्यूज आते हैं यूएसएमएलई में। सो अच्छी बात है कि अगर हम इसको थोड़ा सा टाइम लेके ना इसके कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने की कोशिश करें। सो कोहार्ट के अंदर क्या होता है कि एक पेशेंट है, सॉरी, कोहार्ट के अंदर क्या होता है कि हमने पॉपुलेशन अपनी देखनी है, और उस पॉपुलेशन के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि ये लोग, ये इन लोगों को ये रिस्क फैक्टर है, और और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर के अंदर जो जाके ना इनको ये डिजीज होगी। तो फिर हम लोग कहते हैं कि अब हम कौन सी स्टडी करें। तो हम कहते हैं कि हम ये स्टडी फॉलो करेंगे फॉर 10 ईयर्स, और हम देखेंगे कि इस रिस्क फैक्टर की वजह से क्या उन पॉपुलेशन के अंदर ये डिजीज होती है कि नहीं। तो इस एग्जाम्पल पे हम फर्ज करें कि हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि सनलाइट का कोई एक्सपोजर है फ्रैकल्स की डेवलपमेंट में। तो
सन एक्सपोजर जो है वो अब अ, उन लोगों के अंदर हम पॉपुलेशन लेते हैं, पॉपुलेशन नॉर्मल जो लोग घर के अंदर बैठ के काम करते हैं, ऑफिसेज में काम करते हैं, वर्सेस हमारी वो पॉपुलेशन होती है जो बाहर सनलाइट में ज़्यादा देर रहती है, जैसे कि गार्डनर्स हो गए या कोई मैकेनिकल वर्क कर रहे होते हैं वो लोग। तो हम दोनों स्टडीज को ना साइड बाय साइड लेकर, सॉरी, हम दोनों पॉपुलेशंस को साइड बाय साइड लेके चलते हैं, और हम फिर देखते हैं कि इन द फ्यूचर जो गार्डनर्स या बाहर जो मैकेनिकल लेबर्स काम कर रहे थे जिनके अंदर हम एक्सपोजर था, उनमें से कितने लोगों को फ्रैकल्स डेवलप हुआ। और हम फिर देखते हैं कि जिन लोगों के अंदर जो सन एक्सपोजर नहीं ले रहे थे, उनमें से कितने लोगों को जो है ना वो फ्रैकल्स डेवलप हुई। सो बेसिकली इसके अंदर हम लोगों ने पहले एक्सपोजर अपना डिसाइड किया, और एक्सपोजर को हमने देखा कि उस एक्सपोजर की वजह से डिजीज कितनी ज्यादा लोगों के अंदर, कितने पॉपुलेशन के अंदर हुई है। सो इस चीज को हम कहते हैं रिलेटिव रिस्क। ये एक स्टैटिस्टिक्स है जो कि हम कोहॉर्ट स्टडी से निकालते हैं। तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑड्स रेशो, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने डिसाइड करना है कि हमने किस तरह ये स्टडी करनी है। सो सबसे पहले ये जो हमारा वर्टिकल कॉलम है, इसके अंदर मैंने एक सन बनाया हुआ है, ये सनलाइट को शो कर रहा है, इसके सनलाइट के एक्सपोजर को, और नो का मतलब है कि उनको एक्सपोजर नहीं हुआ। तो हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है वो इस तरह हमने 4x4 के कॉलम में रखनी है, और ऊपर जिन लोगों को फ्रैकल्स डेवलप हुए हैं वो टॉप वाले कॉलम में आएंगे, और उसके साथ जिनको नई फ्रैकल्स डेवलप हुए वो जो है साथ वाले कॉलम में आएंगे। अब जो हमारे पास टोटल जो एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर थे पेशेंट्स, वो हमारे पास फर्ज करेंगे 10 थे। तो जो हमने देखा कि जो 10 लोग थे जिन्होंने एक्सपोजर लिया था, जो कि गार्डनर या मैकेनिकल लेबर्स या वर्कर्स वगैरह थे, उनमें से नौ लोगों को, 9 को फ्रैकल्स डेवलप हुए। सिर्फ 1 को जो है ना वो फ्रैकल्स डेवलप नहीं हुए। अ, और उसके बाद हमने ये देखा कि जो 10 लोग थे जिनको एक्सपोजर हुआ था, और उनके अंदर 10 लोग जिनके अंदर एक्सपोजर नहीं था, उनमें से सिर्फ 2 लोगों को डिजीज हुई है, बाकी 8 लोगों को डिजीज नहीं हुई है। तो ये हमारी एक पॉपुलेशन है, और हमने इस तरह करके ये टेबल हमने बना लिया। सो नेक्स्ट जो है रिलेटिव रिस्क के अंदर क्या होता है कि अब हमारे जितने भी लोगों को एक्सपोजर की वजह से फ्रैकल्स डेवलप हुए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी लोग हमारे एक्सपोज हुए हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कितने लोग थे जो एक्सपोजर की वजह से हमारे पास फ्रैकल्स डेवलप हुए थे, वो थे हमारे पास 9 लोग, 9। और टोटल हमारे कितने पास एक्सपोज हमारे पास लोग थे जिनके अंदर सारे सनलाइट लेते रहे, 10। फिर हमने नीचे देखना है कि वो लोग जिनको ये फेस के ऊपर फ्रैकल्स वगैरह या धब्बे वगैरह या दाग दूग के चिक के वो भी हो जाते हैं, वो कितने लोग थे जिनको, लेकिन उन्हें कोई एक्सपोजर नहीं लिया था, वो थे हमारे पास 2। और जो हमारे पास टोटल थे इसके पॉपुलेशन के अंदर विद नो एक्सपोजर, वो भी हमारे पास कितने थे, वो हमारे पास 10 था। सो इसके अंदर हमने रिलेटिव रिस्क देखना है कि एक एक्सपोजर की वजह से कितने लोगों के अंदर डिजीज होती है, डिवाइडेड बाय हमने देखना है कि अगर वो एक्सपोजर हमारे पास ना होता फिर भी कितने लोगों को डिजीज हो जाती। तो ये बेसिकली दोनों के दरमियान एक रिलेटिव रिस्क है, यानी कि डिजीज हमारे पास विद एक्सपोजर ऊपर आ जाएगा, नीचे हमारे पास टोटल एक्सपोजर आएगा, उसके नीचे हमारे पास डिजीज आ जाएगा, लेकिन हमारे पास वो कोई एक्सपोजर के बावजूद जो डिजीज हो गई है, और टोटल हमारे पास कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई एक्सपोजर नहीं लिया। सो रिलेटिव रिस्क के अंदर ये बेसिकली ये बात बताता है कि कितने परसेंट जो है ना टोटल जिन लोगों के अंदर सनलाइट हुई है उनमें से कितने लोगों ने फ्रैकल्स डेवलप किए हैं। ये जो सन का एरो बना हुआ है ये सनलाइट को शो कर रहा है, और साथ फ्रैकल का कि सनलाइट का एक्सपोजर हुआ है, और डिवाइडेड बाय टोटल कितने एक्सपोज थे। और इसके अलावा उन लोगों में भी फ्रैकल्स डेवलप होते हैं जो सनलाइट पे एक्सपोज नहीं होते, तो उन लोगों में से कितना है। तो ये बेसिकली इस ऊपर सनलाइट के एक्सपोजर से और ना एक्सपोजर होने से आपस में एक रिलेटिव रिस्क है। रिलेटिवली हम देख रहे हैं कि सनलाइट के एक्सपोज होने से कितने लोगों के अंदर डिजीज प्रोसेस ज्यादा होता है या कम होता है, और एज कम्पेयर टू उन लोगों के जिन लोगों के लिए एक्सेसिव सनलाइट जिन्होंने नहीं लिया होता, या वो डिजीज फैक्टर से एक्सपोज नहीं होते। तो अब जो
ऑड्स रेशियो है और रिलेटिव रिस्क है ना, इनमें इंतहाई कंफ्यूजन रहती है। एक तो यह है कि ये किन स्टडीज के अंदर लगता है, और फिर इसको करना कैसे है, जो है टॉप पे कौन सा आएगा, बॉटम पे कौन सा आएगा, और इसकी वजह से हमारे इजी जो क्वेश्चन है ना वो गलत हो जाते हैं। सबसे पहले जो ऑड्स रेशो है ना, उसको आपने याद रखना है कि केस कंट्रोल स्टडी जो है ना उसके अंदर होता है। तो इसमें एक बड़ा अच्छा सा निमोनिक है जिसके लिए है कंट्रोल द केस इन द ओआर, इन द ऑपरेटिंग रूम। सो आर, तो कंट्रोल द केस इन द ओआर, सो केस कंट्रोल के अंदर अंदर ऑड्स रेशो होती है। और को हार्ट जो होती है वो बेसिकली उसके अंदर हम रिलेटिव रिस्क रखते हैं। तो आर जो है वो रिलेटिव, और रिलेटिव के एंड पे टी आता है, तो आपने आर टी से याद करना है कि रिलेटिव रिस्क को हार्ट के अंदर होती है। अब दोनों के अंदर कंफ्यूजन है कि ऑड्स रेशो और रिलेटिव रिस्क में क्या है। देखिए, ऑड्स रेशो के अंदर सबसे पहले हमने डिजीज यानी कि केसेस, और कंट्रोल नॉन डिजीज, उनके बारे में ये स्टडी है, और हम उनसे पूछते हैं एक्सपोजर के बारे में। तो इसके अंदर आपने सिंपल सा रखना है कि ऊपर जो है वो डिजीज आएगा और नीचे नॉन डिजीज की रेशो आएगी। सो ऊपर जो डिजीज है कितने एक्सपोज लोगों में हुई है एज कंपेयर टू नॉन एक्सपोज लोगों के अंदर, उसके जो नीचे वाली जो जगह जहां हम फिल करेंगे वो है नॉन डिजीज्ड, या किन लोगों के अंदर नॉन डिजीज नहीं हुई इवन दो दे आर एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय नॉन एक्सपोज्ड। सो ऑड्स रेशो क्या है कि इट्स अ रेशो बिटवीन डिजीज्ड एंड नॉन डिजीज, लेकिन डिजीज के अंदर भी फिर रेशो है कि कितनी एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड में हुई है। और इसी तरह जो नॉन डिजीज लोग हैं या नॉर्मल लोग हैं उनके अंदर भी यह है कि ये रेशो हो जाएगी कि कितने एक्सपोज लोग थे लेकिन उनमें डिजीज नहीं हुई, और कितने नॉन एक्सपोज लोग थे और उनमें भी डिजीज नहीं हुई। तो ये बेसिकली दो रेशोज हैं जो आपस में है, इसलिए हमने इसको ऑड्स रेशो कहना है। अब जो रिलेटिव रिस्क है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। उसका मतलब ये है कि हम कितना हमारे पे रिस्क है कि हम डिजीज हो जाएंगे जब हमें एक एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि हम इस पे पहले एक्सपोजर आएंगे, तो इसमें ऊपर वाला पोर्शन जो है वो एक्सपोजर का है, और नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो नॉन एक्सपोज्ड लोगों का होगा। तो जो ऊपर है इसका मतलब यह है कि कितने ऐसे लोग थे जिनको डिजीज हो गई टोटल एक्सपोज लोगों में से, डिवाइडेड बाय कितने टोटल नॉन एक्सपोज लोग थे लेकिन उन्होंने एक्सपोजर नहीं भी लिया फिर भी उनको डिजीज हो गई। तो आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है थोड़ा सा, कि जो रिलेटिव रिस्क है ना उसके अंदर हम ऊपर एक्सपोज डिजीज डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपोज्ड है, और जो उसका नीचे वाली जगह है वो है एक नॉन एक्सपोज्ड डिजीज डिवाइड बाय टोटल नॉन एक्सपोज्ड। ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, इसलिए मैं बार बार इस चीज को थोड़ा सा कर रहा हूँ कि वो एक रेशो है आपस में। हमने ये देखना है कि ऑड्स रेशो के अंदर कि डिजीज और नॉन डिजीज के अंदर ऊपर और नीचे हमने ऊपर डिजीज रखना है नीचे नॉन डिजीज रखना है। जो ऊपर डिजीज रखना है उसके अंदर हमने ऊपर एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड रखना है कि एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड में डिजीज किस रेशो से हो रही है। उसके अलावा हमने ये देखना है कि नॉन डिजीज लोगों के अंदर एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड में क्या रेशो चल रही है, और उन दोनों रेशोज को हमने आपस में रेशो करनी है। तो ये ऑड रेशो है। और रिलेटिव रिस्क ये है कि टोटल एक्सपोजर लेने से आप कितने लोगों को डिजीज हो गई है, या टोटल नॉन एक्सपोजर से कितने लोगों को फिर भी डिजीज हो गई है, और उन दोनों का हम आपस में रिलेटिव रिस्क देखते हैं। अब ये हम जो हमने स्टडी अभी डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले, बर्गर्स वाली, उसके अंदर अगर हमने, तो हमने बेसिकली ये जो बर्गर वाली स्टडी है अब हम इसको बोथ वे करेंगे ताकि हमारा जो है ना फाइनल पॉइंट होम रन हो जाए। तो सबसे पहले यह है कि अगर हमने जिनका बीएमआई ज्यादा या ओबीज हैं हम उनसे पूछते हैं कि आपने बर्गर कितने खाए थे, और नॉर्मल लोगों से भी हम पूछते हैं कि आपने कितने बर्गर खाए हैं। ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग जो हैं हम स्टडी कर रहे हैं, वो कौन सी स्टडी है, वो हम कर रहे हैं केस कंट्रोल स्टडी। और अगर हमने पॉपुलेशन के अंदर डिवाइड किया इस तरह लोगों को कि हम देख रहे हैं कि कौन से लोग बर्गर खाते हैं और कौन से लोग बर्गर नहीं खाते।
अब हमने देखा है कि 10 सालों बाद इनमें ओबेसिटी किस तरह होती है। तो इस स्टडी में हम क्या कहेंगे, ये हमारी होगी कोहार्ट स्टडी। सो हमने जिस स्टडी के अंदर हमने पूछना है, आस्क करना है, वो हमारी कौन सी है, वो हमारी है केस कंट्रोल। और जिसके अंदर हमने फर्दर जाके रिस्क फैक्टर पहले से ही ढूंढ लिया है कि अच्छा ये बर्गर खाने से मसला होता है, अब हम देखते हैं कि 10 सालों में इनमें ओबेसिटी होती है कि नहीं। तो इस स्टडी को हम क्या कहेंगे, ये हमारी कोहार्ट स्टडी। सो इसी तरह यह है कि ओबीज लोग जो बर्गर खाते थे डिवाइडेड बाय ओबीज लोग जो कि बर्गर नहीं खाते थे, इनकी रेशो डिवाइडेड बाय द रेशो ऑफ नॉन डिजीज लोग, नॉन डिजीज्ड लोग जो कि बर्गर खाते थे लेकिन ओबीज नहीं हुए, और इसी तरह वो लोग जो ना ओबीज हुए हैं और ना ही वो बर्गर खाते थे, इनकी रेशो क्या है। तो ये बेसिकली ऑड रेशो होगी जो कि हमारी स्टडी केस कंट्रोल में होगी। इसी तरह कोहार्ट स्टडी के अंदर अब क्या होगा, कोहार्ट के अंदर हमने देखना है कि एक्सपोज्ड ऊपर आएगा क्योंकि पहले हम एक्सपोजर से शुरू हुए, और अनएक्सपोज्ड नीचे आएगा। तो एक्सपोजर के अंदर टोटल कितने लोग बर्गर खा रहे थे और कितने लोग बर्गर खा रहे थे, उसके बाद उन जितने वो बर्गर खा रहे थे उनमें से कितने लोगों को ओबेसिटी हुई। इसके कंपेयर हमने रिस्क देखना है उन लोगों के अंदर, जिन लोगों के अंदर हमने ये देखना है कि वो टोटल कितने थे जो कि बर्गर नहीं खाते थे लेकिन फिर बर्गर नहीं भी खा रहे और फिर भी उनको डिजीज हो गई है। तो इस केस के अंदर हम ये रिलेटिव रिस्क देखेंगे, दोनों को हम रिलेटिव देखेंगे। रेशो और रिलेटिव रिस्क दो डिफरेंट चीजें हैं। रिलेटिव रिस्क के अंदर हम टोटल देखते हैं कि टोटल एक्सपोज में से कितने लोगों को डिजीज हुई, डिवाइड बाय टोटल नॉन एक्सपोज लोगों में से कितने लोगों को फिर भी डिजीज हो गई है। तो इस चीज को हम फिर रिलेटिव रिस्क कहते हैं। इसके अलावा और स्टडी है जिसमें हम इकोलॉजिकल स्टडी होती है। इकोलॉजिकल स्टडी के अंदर जो है ना बेसिकली हम डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में जाके स्टडी करते हैं। जैसे मुख्तलिफ हम पॉपुलेशन, मुख्तलिफ हम एरियाज में गई हैं जो कि जहाँ माउंटेन एरिया, हमने देखा है वहाँ के लोग क्योंकि माउंटेन्स चढ़ते रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स नहीं होते इतने। तो हम लोग ये अपनी सारी स्टडी को ऑब्जर्व करने के बाद मुख्तलिफ सेटिंग्स में हम ये अपना कंक्लूजन निकालते हैं कि जो जो लोग भी माउंटेन एरिया में रहते हैं वो हेल्दी होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है। तो हमें इससे क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि जो अगर आप, हाँ, अगर आप माउंटेन एरिया पे नहीं रहते या अगर आप नीचे डेजर्ट पे रहते हो या प्लेन एरिया पे रहते हो तो आप एज कंपेयर टू माउंटेन एरिया के लोगों कम फिट हो गए। माउंटेन एरिया के लोग ज्यादा फिट होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा चलना होता है, वहाँ रोड्स इतनी डेवलप नहीं है। तो हमने ये एक अपने कंक्लूजन निकाली उस स्टडी से। तो हमें डिजीज फ्रीक्वेंसी का पता चल जाता है कि कितनी ज्यादा फिटनेस है, कितनी फ्रीक्वेंसी है फिटनेस की इन द माउंटेन एरिया। लेकिन अगर हम इस थर्ड डायग्राम पे देखें तो यहाँ हमें एक बंदा नजर आ रहा है जो कि इतना फिट नहीं है। तो यही प्रॉब्लम होता है इकोलॉजिकल स्टडी का, कि इसके अंदर यही प्रॉब्लम होता है इकोलॉजिकल स्टडी का, कि इसके अंदर जो है ना हम एक स्पेसिफिक बंदे के ऊपर वो स्टडी फिर भी हम लागू नहीं कर सकते। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो भी माउंटेन पे सारे बंदे रहते हैं वो एज कंपेयर टू प्लेन एरियाज जो हैं वो ज्यादा फिट हैं। इस चीज को हम कहते हैं इकोलॉजिकल फैलेसी, कि आप सारे इंडिविजुअल पे नहीं आते, एक जनरलाइज ट्रेंड पता चल जाता है लेकिन हम एज ए इंडिविजुअल जब बात करेंगे तो वो हम इस स्टडी के अंदर नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ स्टडीज हैं जो कि इनहेरिटेंस, इसके जो है ना हम ये देखते हैं कि जो ट्विन्स की स्टडी होती है, जैसे कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होंगे जिनके अंदर प्लेसेंटा भी सेम होगा, जेनेटिक मेकअप भी सेम होगा, उन लोगों के अंदर, और एज कंपेयर टू डाइजाइगोटिक ट्विन्स जिनके अंदर डिफरेंट जेनेटिक मेकअप होगा, तो उनके दरमियान हम कंपेयर करते हैं कि इनहेरिटेंस में डिजीज़ क्या फ़र्क आता है। और इस डिजीज़ प्रोसेस में अ, जब हम कर रहे होते हैं स्टडी ट्विन की पॉपुलेशन को, तो उसको हम कहते हैं ट्विन कॉन्कॉर्डेंस स्टडी। तो ये वाला जो हमारा ट्विन है, ये दो ट्विन जो हैं ये हमारे दो एग से आए हैं, लैदा प्लेसेंटा इनका, लैदा एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, ये जो है ना वो एक सिंगल
एग से आया था, स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, और विद जो टाइम जब डिवीजन हो रही थी इसकी, तो ये अर्ली डिवाइड हो गया, आपस में दो सेपरेट एग्स बन गए, और उसके बाद इनका प्लेसेंटा भी सेम है और इनका amniotic फ्लूइड भी सेम है। तो इनका जेनेटिक मेकअप भी ऑलमोस्ट सेम है, और बल्कि 100% ही सेम है। उस कंडीशन के अंदर फिर हम स्टडी करते हैं कि इन मोनोजाइगोटिक ट्विन के अंदर या डाइजाइगोटिक ट्विन्स के अंदर डिफरेंस बिटवीन क्या आता है डिजीजेस का, कि इसमें ज़्यादा डिजीज़ होती हैं अगर जेनेटिक मेकअप सेम है, तो इसका मतलब यह है कि एनवायरमेंटल फैक्टर कोई इन्फ्लुएंस करता है स्पेसिफिक डिजीज़ को। और अगर डाइज़ाइगोटिक ट्विन्स हैं, उनके अंदर डिजीज़ हो रही है मोर एज कम्पेयर टू मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, तो इसका मतलब यह है कि जेनेटिक मेकअप हम रोल प्ले करता है। सो इस स्टडी को हम ट्विन कॉन्कॉर्डेंस स्टडी कहते हैं। इसी तरह की एक और स्टडी है जिसके अंदर बेसिकली हम सिबलिंग्स होते हैं जैसे, तो हम उनमें से कुछ सिबलिंग्स को जो है ना अडॉप्शन के लिए वो चले जाते हैं, कुछ वो अपने बायोलॉजिकल मदर्स फादर के लिए रहते हैं। तो हम देखते हैं कि उनमें से कितने लोगों को डिजीज होती है। तो ये देख, तो फर्ज करें कि जो अडॉप्ट किए हैं उनमें से एक बंदे को डायबिटीज हुई है, बाकी दोनों को बाकी तीनों को डायबिटीज नहीं हुई है। तो इसका मतलब है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह की स्टडी जो है ना, इस स्टडी को हम जो है ना, तो इस तरह की स्टडी जो कि देखती है कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स, अडॉप्टेड पेरेंट्स, उनकी अपब्रिंगिंग में कोई फ़र्क आ जाता है, तो इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए ये जो है अडॉप्शन स्टडी यूज़ की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, जो कोहॉर्ट स्टडी, इसके अलावा एक टर्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो हमें कंफ्यूज करती है ना, वो है कि कोहार्ट दो तरह की होती है, एक रिट्रोस्पेक्टिव होती है और प्रोस्पेक्टिव होती है। जो हमने बात की है वो प्रोस्पेक्टिव है, मीनिंग एक्सपोजर हुआ सन लाइट का, और उसके बाद जो है ना फर्दर 10 years बाद कितने लोगों को फ्रेकल्स डेवलप हुआ, और साथ हमने एक कंट्रोल ग्रुप लेना है जिसमें सनलाइट का एक्सपोजर नहीं था, और हमने उनमें देखना है कि उनमें से कितने लोगों को फ्रेकल्स डेवलप हुए। सो ये तो हो गया प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट। तो अब रिट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट क्या है? रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट के अंदर क्या है, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्या, हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, कुछ फैकल्स के साथ होंगे, कुछ फैकल्स के साथ नहीं होंगे, हमें नहीं पता कुछ भी। लेकिन हमने क्या किया कि हमने हॉस्पिटल में जाया और हमने जाके हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू कर दिया। जब हमने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक किए तो हमें पता चला कि कुछ पेशेंट्स थे उनके अंदर सन एक्सपोजर हुआ हुआ था, कुछ पेशेंट्स थे उनमें सन एक्सपोजर नहीं हुआ हुआ था। फिर हमने कहा कि ओके, तो जिनमें एक्सपोजर हुआ है और जिनमें सन एक्सपोजर नहीं हुआ, ये हमारे दो ग्रुप्स बन गए, यानी कि एक कोहॉर्ट स्टडी बन गई। फिर हमने क्या कहा कि क्या किया कि हमने हॉस्पिटल के अंदर ही देखा कि कितने लोगों में से उनमें फ्रेकल्स डेवलप हुई थी और कितने लोगों को फ्रेकल्स डेवलप नहीं हुई थी। सो ये बेसिकली क्या है कि हमें हमें थोड़ा सा इजी हो गया। हम हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से हमने पता कर लिया कि कितने लोगों के अंदर एक्सपोजर हुआ था, कितने एक्सपोजर नहीं हुआ था, और उसके बाद हमने डिजीज की तरफ हम गए हैं। तो इसके बरअक्स जो है ना, केस कंट्रोल स्टडी में क्या होगा, केस कंट्रोल स्टडी को अगर हम इसी तरह देखें ना, फ्रेकल्स और सन एक्सपोजर के लिहाज से और हॉस्पिटल के लिहाज से, तो क्या होगा कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे, हम हॉस्पिटल के अंदर जाके सबसे पहले केस और कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यानी अगर हमने सबसे पहले जाके फ्रेकल्स और नॉर्मल पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमने उनके रिकॉर्ड के अंदर गए और हमने पूछा या उनसे कि आपको एक्सपोजर हुआ था कि नहीं हुआ था सनलाइट का, तो इस केस के अंदर ये वाली स्टडी जो है ना वो केस कंट्रोल स्टडी हो जाएगी। सो केस कंट्रोल स्टडी के अंदर सबसे पहले क्या है, हमने केस और कंट्रोल को ढूंढना है। और कोहार्ट स्टडी के अंदर क्या है कि सबसे पहले हमने एक्सपोजर को ढूंढना है। अगर हम एक्सपोजर को हॉस्पिटल रिकॉर्ड से ढूंढ रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो हार्ट स्टडी हो जाएगी वो कौन सी स्टडी हो जाएगी, रिट्रोस्पेक्टिव को हार्ट। इसके अलावा जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है ना, ये एक स्नैपशॉट होती है। सो स्नैपशॉट ऑफ स्टडी का क्या मतलब है कि एक टाइम में एक पॉपुलेशन थी जिसके अंदर कुछ लोग जो है ना, उन लोगों को रेक्टेंगल था, कुछ लोगों को डॉट्स थे, कुछ लोगों को डिजीज सर्कल थी। ओके, सो हम देखना चाहते हैं कि इस सारी पॉपुलेशन के अंदर कितने लोगों को जो है ना वो सर्कल डिजीज थी। ओके, सो हमने क्या किया कि हमने एक स्टडी की जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ हमने सर्कल को उठाया, और बाकी टोटल पॉपुलेशंस के अंदर से तो हमें पता चल गया कि इस डिजीज की इस टाइम जो पूरी पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंस है वो 3 लोगों की है।
जो कि 3 सर्कल्स हमें शो हो रहे हैं। तो इस तरह हमें इस डिजीज के इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि इस टाइम पूरी पॉपुलेशन में ये वाली डिजीज कितनी मौजूद है, जिसको हम अनदर वर्ड्स के अंदर कहते हैं कि ये डिजीज कितनी प्रेवलेंट है, और इस चीज को हम कहेंगे प्रेवलेंस। सो क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है ना, उससे हमें प्रेवलेंस का पता चल जाता है कि पूरी पॉपुलेशन में इस टाइम इस डिजीज के कितने लोग हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, केस कंट्रोल और कोहार्ट के अंदर जो है थोड़ा सा और डिफरेंस है ये, कि हमें पता चल जाता है केस कंट्रोल के अंदर, कि केस कंट्रोल के अंदर हमें ये पता चल जाता है कि हमने ओबीज और नॉन ओबीज लोगों को अ, देखा और उनसे पूछा कि आप कितने बर्गर्स खाते हैं। तो हमें ये पता चला कि ओबीज लोग कितने बर्गर्स खा रहे थे और नॉन ओबीज लोग कितने बर्गर खा रहे थे। तो बेसिकली हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गई कि या ज्यादा ओबीज लोग बर्गर खा रहे थे या ज्यादा नॉर्मल बीएमआई के लोग बर्गर खा रहे थे। तो हमें बेसिकली रिस्क फैक्टर की फ्रीक्वेंसी का पता चल गया। तो दो पॉपुलेशन है, नॉर्मल बीएमआई ओबीस, उन दोनों से हमने पूछा कि आप कितने बर्गर्स खाते हैं, और उन दोनों से हमें यह पता चल गया कि इस टाइम रिस्क फैक्टर की फ्रीक्वेंसी क्या है। यानी कि ओबीज लोगों में बर्गर की कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और नॉर्मल लोगों में बर्गर खाने की कितनी फ्रीक्वेंसी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है कोहार्ट स्टडी से। कोहार्ट में हमने क्या किया, कोहार्ट के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया एक एक्सपोजर पॉइंट, और उससे हमने फॉलो किया आगे डिजीज। अब हम फर्स्ट करें कि हमारे पास कोहार्ट में दो ग्रुप्स थे, जिसके अंदर एक सन एक्सपोजर था और एक में सन एक्सपोजर नहीं था। उसको हमने फॉलो किया 1 साल में। हमें पता चला कि जो जो लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं उनके अंदर जो डिजीज हो रही है, 1 साल बाद एक फ्रैकल की डिजीज हो गई है। और उसके बाद हमने 10 सालों के अंदर वही एक्सपोजर वाले ग्रुप के अंदर 10 ईयर्स के बाद 4 केसेस के फ्रैकल के केसेस आ गए हैं। इस तरह जिनके अंदर एक्सपोजर नहीं हुआ उनके 1 साल बाद कोई भी डिजीज नहीं हुई फ्रैकल्स की, लेकिन 10 सालों बाद उनमें भी जिनमें एक्सपोजर नहीं था 1 पर्सन को डिजीज हो गई है फ्रैकल्स की डिजीज। उन उनमें से एक बंदे को फ्रैकल्स हो गए हैं, नॉट डिजीज बट फ्रैकल्स हो गए हैं। सो इस केस के अंदर हमें 1 साल पता 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 चल गया कि हमें एक एक पर्सन हमारे पास आया है जिसको फ्रैकल्स हो गए हैं। तो ये हमारे पास इंसिडेंस है। और उसके बाद कुछ अरसे बाद हमारे पास 10 सालों बाद फिर हमें पता चल गया कि अब 3 केसेस न्यू आ गए हैं। एक हमारे पहले था और एक इस तरह हम हैं। जो कोहार्ट स्टडी है उससे बेसिकली इंसिडेंस यानी कि कितने नए नए केसेस आ रहे हैं उनका पता चल जाता है। सो इंसिडेंस का अगर हमें पता करना है तो उसके लिए कोहार्ट है, और अगर प्रेवलेंस का कि टोटल पॉपुलेशन में उस टाइम कितनी डिजीज है तो उसके लिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी का हमने यूज करना है। अब क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो है वो अ, उसी टाइम बता देगी कि कितने फ्रैकल्स वाले लोग पॉपुलेशन में प्रेजेंट हैं। लेकिन कोहार्ट स्टडी हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताएगी कि जब एक बंदा एक्सपोज हो रहा था या एक बंदा एक्सपोज नहीं हो रहा था, तो 10 सालों बाद हर 1 साल बाद कितने लोगों आए, न्यू बंदे आए, 10 साल बाद कितने न्यू बंदों को फ्रैकल्स हुई। सो इन सारी केसेस के अंदर जो हमारी डिजीज है उसकी हमें इंसिडेंस अब पता चल रही है। ओके सो अब नेक्स्ट जो है, दो हमारे पास क्वेश्चंस हैं। उन दो क्वेश्चंस को मैं चाहता हूं कि आप पहले सॉल्व करें अपनी तरफ से, और उसके बाद वीडियो को यहाँ स्टॉप कर दीजिएगा बेशक। उन क्वेश्चंस को दोनों को सॉल्व करने, और उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूंगा कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह हम टैकल कर सकते हैं। सो आई थिंक यू शुड पॉज हेयर बिकॉज फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। ओके सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ओके so if we have 1,000 people who wore hats, after 5 years 300 of them became bald, but only 30 of 1,000 people who don't wear hats became bald after 5 years. So इसका सिंपल सा ये है कि 1,000 लोग थे वो वोर हैट करते थे, और 1,000 हमारे पास पीपल वो थे जो कि हैट नहीं पहनते थे। अब जो 1,000 लोग
टोपी पहनते थे उनमें से 300 जो है ना वो बॉल्ड हो गए हैं, गंजे हो गए हैं। लेकिन जो लोग टोपी नहीं पहनते उनमें से भी 300 लोग जो है ना गंजे हो गए हैं। तो सबसे पहले हमने ये ढूंढना है कि कौन सी स्टडी है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि सबसे पहले हमें वो डिजीज दे रहे हैं या हमें वो डिजीज दे रहे हैं या हमें वो एक्सपोजर दे रहे हैं। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो सबसे पहले हमारे पास हैं 1000 लोग जो इन्होंने हैट पहना था और उनके हमने देखा है 5 सालों बाद 300 उनमें से बॉल्ड हो गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि पहले एक्सपोजर आई है। पॉपुलेशन के अंदर से 1000 लोग ऐसे उठाए हैं जिन्होंने टोपियां पहनना शुरू कर दी और 1000 ऐसे लोग थे जो टोपियां नहीं पहनते थे। तो 1000 लोगों के अंदर में से 300 जो टोपियां पहनते थे उनमें से 300 लोग गंजे हो गए हैं और उनमें से 1000 लोग जो हमने उठाए थे जो टोपियां नहीं पहनते थे उसमें से सिर्फ 30 गंजे हुए हैं। तो ये कौन सी स्टडी है? तो सबसे पहले एक्सपोजर आया है और फिर हमारी 500 बाद हमारी डिजीज आई है। तो उस केस के अंदर हमारे पास कंडीशन आई है। तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या टाइप ऑफ स्टडी है? वो हमारी स्टडी है, यस यू आर राइट और रॉन्ग, इट्स ओके। दोनों तरफ से ठीक है। ये इस स्टडी को हम कोहार्ट स्टडी कहते हैं। ठीक है, कोहार्ट के अंदर पहले एक्सपोजर आएगा, फिर हम फॉलो करेंगे उसको और उसके बाद हमारे पास कंडीशन या डिजीज आएगी। तो व्हाट इज द रिस्क ऑफ वेयरिंग अ हैट वर्सेस नॉट वेयरिंग अ हैट? ठीक है, तो इसके अंदर अब हम कौन सा स्टैटिस्टिक अप्लाई करेंगे? तो इसके अंदर हम लोग जो करेंगे, क्योंकि एक्सपोजर पहले आया है उसके बाद बाद में कंडीशन आई है, कोहार्ट स्टडी है, आरओटी है। आरओटी का हमने सोचा था कि क्या बनता है, तो ये हमारा रिलेटिव रिस्क होगा। सो इसके अंदर सबसे पहले 1000 लोगों के अंदर हमने 2 कॉलम बनाने हैं। एक्सपोज्ड का पहले होगा कॉलम और नॉन एक्सपोज का बाद में होगा कॉलम। सॉरी मैं इधर जो है ना वो बना नहीं सकता, वरना इस क्वेश्चन के ऊपर ही वो मेरा सारा का सारा सॉल्व होने वाला आ जाएगा। खैर, इसके अंदर आपने 1000 में से 300 लोगों को रखना है उनके अंदर जो एक्सपोज हुए हैं। ठीक है, 300 वो लोग होंगे जो एक्सपोज्ड हुए हैं और जो बॉल्ड भी हो गए हैं। तो हमारे पास 700 वो लोग बच जाएंगे जो एक्सपोज भी हुए हैं लेकिन वो बॉल्ड नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा कॉलम है वो है नॉन एक्सपोज्ड। उसमें जो हम डिजीज हुई है वो सिर्फ 30 लोगों को, या कंडीशन हुई है सिर्फ 30 लोगों को हुई है। तो जो हमारे पास लोग बच जाएंगे वो 970 लोग होंगे जो बच गए हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर हमारा रिलेटिव रिस्क क्या होगा? हमारा रिलेटिव रिस्क होगा कि 300/1000 हमारा होगा कि टोटल जो एक्सपोजर हुआ था 1000 लोगों में से उसमें से सिर्फ 300 लोगों को बाइंड, सिर्फ नहीं काफी लोगों को, 300 लोगों को बाइंडेंस हुई है। सो 300/1000 हमारे टॉप पे आ जाएगा और उसके जो नीचे वाला जो होगा डिवीजन के बाद अ, उसके अंदर हमारे पास जो डिजीज हुई थी नॉन एक्सपोज्ड लोगों के अंदर वो हुई थी 30। 30 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हमारे पास वो लोग भी टोटल उतने ही हैं जिनके अंदर एक्सपोजर नहीं हुआ लेकिन फिर भी डिजीज हो गई है। तो टोटल 300/1000 डिवाइडेड बाय 30/1000। होप कि अब ये मोस्टली लोगों का सही हुआ होगा। और अगर नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, आपने मुख्तलिफ क्वेश्चन वगैरह जब आप करते रहोगे तो और आप बेहतर से बेहतर होते जाओगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो है ना हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि 10 मेडिकल स्टूडेंट्स जो है ना फेल द एग्जाम वन आस्क। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने ये बात भी याद रखनी है, अब सेकंड क्वेश्चन हम करने लगे हैं कि ये सब जस्ट जो है ना वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं। तो इनको आपने रियल नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अच्छा, 10 मेडिकल स्टूडेंट्स जो है ना फेल द एग्जाम व्हेन आस्क्ड। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 10 मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो कि फेल हो गए। ऑफ 7 of them वर वॉचिंग द क्रिकेट गेम बिफोर द एग्जाम, बट 20 of those who passed, 3 also admitted to watching the cricket game before the exam. ओके, सो सबसे पहले हमने ढूंढना है कि हमें इसमें एक्सपोजर क्या है और हमारा कंडीशन या डिजीज क्या है। तो ये डिजीज तो नहीं है ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये
एक नाइटमेयर है कि फेल हो जाना। तो तो इस सिचुएशन को हम देखते हैं कि हमने कैसे सॉल्व करना है। तो 10 मेडिकल स्टूडेंट है जो कि एग्जाम फेल हुआ है और 20 का है जो पास हो गए हैं। इसका मतलब 10 के अंदर एक कंडीशन या डिजीज हुई है और 20 के अंदर वो नहीं हुई। तो हमने सबसे पहले क्या इसमें आया, हमारा कंडीशन या डिजीज आई है, और उसमें से 7 ऑफ देम वाचिंग, तो उनके अंदर रिस्क फैक्टर था। जो 10 फेल हुए हैं उनमें से 7 के पास रिस्क फैक्टर है कि वो क्रिकेट गेम वॉच कर रहे थे। लेकिन 20 के जो पास हुए हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा रिस्क फैक्टर था कि वो जो है ना हुए हैं, मतलब वो पास हो गए, हालांकि वो भी क्रिकेट मैच देख रहे थे। तो इस ये कौन सी स्टडी है? तो ये स्टडी है जिसके अंदर 20 पहले पासिंग या फेलियर का आया है और उसके बाद फिर उनसे पूछा गया है तो वो अपना रिस्क फैक्टर बता रहे हैं। तो ये स्टडी है हमारे पास केस और कंट्रोल। केस हमारे पास वो जो फेल हो गए, कंट्रोल हमारे पास वो जो फेल नहीं हुए, और फिर हम उनसे रिस्क फैक्टर पूछा है बाद में जाके, तो उन्होंने बताया कि क्रिकेट गेम इट कैन बी अ रिस्क फैक्टर। सो ये स्टडी है, इस स्टडी को हम कहेंगे केस कंट्रोल स्टडी। सो केस कंट्रोल स्टडी के अंदर अब हमने देखना है कि व्हाट इज द रिस्क ऑफ फेलिंग इफ यू आर वाचिंग अ क्रिकेट मैच। तो इसके अंदर हमने कौन सी अब स्टैटिस्टिक निकालना है? ओके, सो हमारे पास है केस कंट्रोल स्टडी, और केस कंट्रोल स्टडी का निमोनिक था केस कंट्रोल द केस इन द ओवर। सो हम इसमें कौन सा लगाएंगे? हम इसमें ऑड्स रेशो लगाएंगे। सो ऑड रेशो क्या है? बेसिकली ऑड रेशो के अंदर हमारे पास ऊपर क्या आते हैं? केसेस, और नीचे हमारे पास क्या आते हैं? कंट्रोल्स। केसेस में से कितने लोग हमारे पास एक्सपोज हुए हैं, डिवाइड बाय केसेस से कितने लोग हमारे पास एक्सपोज नहीं हो, उसकी रेशो। और उन रेशो को हम डिवाइड करेंगे उससे कि कितने हमारे पास कंट्रोल थे जिनमें एक्सपोजर हुआ है, और कितने हमारे पास कंट्रोल थे जिनमें एक्सपोजर नहीं हुआ। सो ये पिछले वाले की तरह थोड़ा सा पिछले वाले की तरह से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो लेट्स होप कि मैं अपने माइंड के अंदर ये करने की कोशिश कर लूं। अच्छा, तो हमारे पास 10 मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो कि एग्जाम अब फेल हो गया है जिनका, ठीक है। और 7 जो है ना उनमें से हमारे पास वॉच कर रहे थे क्रिकेट गेम। सो हमारे पास एक टाइप पे हमने अपना टेबल बनाना है जिसपे हमने लिखना है कि ये हमारे पास क्रिकेट गेम वॉच कर रहे थे, और दूसरी तरफ हमने ऊपर लगाना है कि फेल हुए हैं कि नहीं हुए। तो जो पहला कॉलम आएगा उसके अंदर हमारे पास आया है 7, ठीक है। 7 लोग फेल हो गए हैं, वो क्रिकेट गेम वॉच कर रहे थे, और 3 उससे नीचे वाले कॉलम में आएगा कि वो नहीं कर रहे थे वॉच, वो फिर भी फेल हो गए। तो 7 और 3, ओके। उसके बाद दूसरा हमारा कॉलम आएगा, उसके अंदर 20 थे, जो कि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है जो कि पास हुई है। तो उसमें से 3 जो है ना वो क्रिकेट मैच 3 क्रिकेट मैच देख रहे थे लेकिन वो फिर भी पास हो गए। तो हमारे पास वो लोग जिन्होंने इवन एक्सपोजर लिया है लेकिन उनमें कंडीशन नहीं हुई थी, तो उसमें हमारे पास आएगा 3। और नीचे जो हमारा कॉलम आएगा, लास्ट कॉलम, कि वो पास भी हो गए हैं लेकिन उन्होंने मैच भी नहीं देखा, वो हमारे पास होगा 17। सो इस में हमारे पास जो ऑड रेशो बनेगी वो बनेगी 7 डिवाइडेड बाय 3, एंड वो फिर फर्दर डिवाइड होगा 3/17 के अंदर, और फिर जो भी आंसर आएगा वो हमारा ऑड रेशो होगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।